Namaskar, good afternoon, and thank you everyone for joining us on this special discussion, important discussion, that how integration brings revolutionary changes in cancer care in today's era. We at DSSS Center do believe that a combination or integration of modern oncology, Ayurveda, and nutrition can strengthen the cancer care and bring better hope and results for cancer patients during their treatment. For today's topic, we have got two eminent uh, guests, Dr. Anil Kumar Singh, who deals with surgical oncology, and Ms. Dibashri Sharma, who is the nutrition expert of DS Research Center, Guwahati. I welcome you to. Thank you. So as we were discussing, we started with the other session with the how integration of treatments or integrative cancer care is a new talk of the town and how it is helping. And yes, it is helping. We do have many information regarding that. That integration of treatments do give better results for cancer care. When we are talking about a patient who is suffering cancer and following treatment, it is not only treating the disease, it is treating the complete person. It is treating the mental and emotional health of the patient, physical health of the patient. So, Dr. Singh, I come to you directly that how modern oncology and integration of Ayurveda nutrition can help. How can you explain this from your perspective? Can I speak in Hindi? Yes, sure, sure. Because it is आप आपको जैसा भी सुविधा हो आप बात करेंगे क्योंकि हम आपसे सुनना चाहते हैं और आप जिससे जैसे भी हमें समझाना चाहेंगे हम बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, बेसिकली मैम, आइडियली किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए उसका फिटनेस, यदि अपन सर्जिकल फिटनेस पे आए मैम, तो एक परफॉर्मेंस स्टेटस होता है। ईस्टर्न कोऑपरेटिव ग्रुप स्केल होता है, इकोक 1 to 6। तो उसमें मतलब यदि पेशेंट अपना 0 और 1 में ही अपन ऑपरेट करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है, जैसे कि एक हमारी टेक्स्ट बुक है मैम, मेरी सर्जरी की बुक है, उसमें लिखता है कि जैसे एल्ब्यूमिन लेवल आपका मोर देन 3 होना चाहिए, लेस देन 3, और जो अंडर न्यूट्रिशन मतलब बीएमआई लेस देन 18.5, तो इससे कम में अपन ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं। और पेशेंट को इवन कीमो या कोई भी कीमोथेरेपी भी देना है, उसमें भी मैम ऐसा ही रहता है, 0 to 1 स्केल में ये अपन दे सकते हैं। 0 to 1 मतलब पेशेंट मैम चल फिर पाए, वॉक कर पाए, अपना हाउस होल्ड वर्क कर पाए, ऐसा इस टाइप के जो पेशेंट रहते हैं। तो न्यूट्रिशन का मैम बहुत अच्छा रोल है। और दूसरा आपने और एक पार्ट में पूछा था, और कुछ पूछा? आयुर्वेद न्यूट्रि भी मदद करता है जैसे जो हर्ब्स है वो एक नॉर्मल जी फिजिकल जी जी। स्टेटस में लाने में मदद करती है पेशेंट हाँ, उसमें मैम बेसिकली जहाँ तक से हम लोग जो यूज करते हैं मैम, उसमें इम्यून बूस्टर टाइप की जो आता है, बेसिकली इम्यूनिटी अपना जो इम्प्रूव करती है, ऐसी कोई मेडिसिन आयुर्वेद से हम लोग ऐसा मदद लेते हैं। जी, मतलब इम्यून पावर को बूस्ट करते हैं मैम जो मेडिसिन, इस तरीके का। जी थैंक यू तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस दिव्यश्री के पास जाना चाहती थी कि अ, हम कैसे इस चीज को एनालाइज करें या समझें या आपको क्या लगता है कि पर्सनलाइज डाइट जो होता है वो कैंसर केयर में किस तरह से मदद कर सकता है Okay. पर्सनलाइज Actually, nutrition play a very important role in the cancer treatment by supporting the body's ability to fight with the disease. So क्या होता है, nutrition बहुत important होता है during the treatment और after treatment also. जो patient जब ट्रीटमेंट लेता है लाइक केमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी या सर्जरी, तो उस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाते हैं। तो वीक होने से उनका बहुत सारा इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो उसके कारण वो लोग डाइट पे एवरी डे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, नहीं तो विटामिन सी
ई रिच फूड इंक्लूड करना जरूरी है। और आजकल क्या होता है मैम, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग गूगल करते हैं, तो गूगल या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बहुत सारा कभी कभी रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है। तो इसलिए पेशेंट जब डायग्नोस होता है कैंसर से, तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जैसे जाते हैं, तो उसी हिसाब से एक डाइटिशियन के पास जाना भी बहुत जरूरी होता है। तो एक डाइटिशियन ही उसको एक पर्सनलाइज डाइट चार्ट मतलब सजेस्ट कर सकते हैं। और पेशेंट का, एवरी पेशेंट का बॉडी नीड्स भी अलग अलग होता है, तो अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड्स एक डाइटिशियन उन लोग का एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। तो क्या होता है, पेशेंट को एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। बैलेंस डाइट क्या होता है, जो आईसीएमआर का 5 फूड ग्रुप्स है, जैसे कि सीरियल्स in the form of rice, ragi, wheat, then pulses in the form of like all kind of dal, then rajma, beans, ये सब, और fruits and vegetables, then milk and milk product in the form of fresh milk, नहीं तो कर्ड, देन नट्स एंड ऑयल, ये सब डाइट पे प्रॉपर अमाउंट में इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो एक डाइटिशियन आपको जो कैंसर टाइप है आपका, क्या कैंसर टाइप है, उस हिसाब से एक प्रॉपर गाइडेंस देगा, तो उसको फॉलो करने से ही आप मतलब आपका कैंसर ट्रीटमेंट को रिकवर करने में मदद करता है। थैंक यू दिव्यश्री। मैं भी इसी बात इसमें से मैं एग्री करती हूँ। कुछ हाँ जी। इंटरेस्टिंग चीजें कुछ मैं बोलना चाहूंगा। जनरली मैम जैसे कि टोटल जैसे एक डेली जो टेक्स्ट बुक है मैम, उसमें न्यूट्रिशन से कुछ चीजें हैं, उसमें मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि डेली जो मैक्सिमम मैम जो बॉडी यूज कर पाता है, ऐसा बोलते हैं कि 14 ग्राम नाइट्रोजन यूज करता है। तो उसमें प्रोटीन अपन निकालेंगे तो 14 ग्राम मतलब इंटू 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज बॉडी मैक्सिमम जितना ले पाएगा एक दिन में। तो ये लगभग 87.5 आएगा, 87.5 ग्राम आएगा। तो नियर अबाउट मतलब अपन एवरेज वन वन ग्राम पर केजी देते हैं जनरली प्रोटीन। तो 1 ग्राम से एवरेज मेल का वेट मैम लगभग 60 केजी मानते हैं, और फीमेल का लगभग 50 केजी मानते हैं। तो 1 ग्राम से देते हैं तो लगभग 60 के आसपास आता है। तो यदि 1 पॉइंट आप अपर लिमिट मतलब 1.5 ग्राम पर केजी अपन दे सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, कहीं कहीं अपन क्या है 2 ग्राम 3 ग्राम देते हैं, वो बॉडी इतना यूज नहीं कर पाता है, ऐसा है। एक ये हुआ मैम। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का मैम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट आप मैक्सिमम जो दे सकते हो बॉडी जो यूज कर पाता है, वो बोलते हैं कि 1500 किलो कैलोरी, ये अपर लिमिट है। बेली बेली का मैम न्यूट्रिशन का चैप्टर है, उसमें है 1500 किलो कैलोरी। तो यदि आप इसको जनरली लिखता है कि 1 ग्राम से आपका 4 किलो कैलोरी मिलता है। तो यदि आप 1500 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 400 या तो नियर उससे थोड़ा सा कम आएगा, 16 कुछ चार 4 4 या 16 हो जाएगा। 1500 तो मतलब ये लगभग 350 400 के आसपास, 350 to 400 जो है, लगभग इतना बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूज कर पाती है, ऐसा रहता है। ये थोड़ा सा अलग से फैक्ट था मैंने उसको। जी। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने ये शेयर किया। और ये किसी आम इंसान को एक्सक्यूज मी समझने में भी आसानी होती, वो खुद भी थोड़ा जी बहुत मैम, जैसे कि इस ऐसे भी रहते हैं ना, जैसे कि प्रोटीन एमआर वगैरह अपने को जैसे प्रोटीन वो देते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर वगैरह मैम। उसमें रहता है कि बहुत हैवी प्रोटीन है, कि भाई 100 ग्राम में नियर अबाउट 30 40 ऐसे ही रहता है। तो उससे भी मदद मिलती है, मतलब डॉक्टर्स को भी थोड़ा हेल्प मिलेगी। बहुत ज्यादा कि अपन 60 70 ग्राम यदि है तो इतना ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है, वो कॉस्टली भी रहते हैं, तो ऐसा है जी। तो मैं आपके पास ही फर्दर एक बात लेके आना चाहती थी जी कि जी आपके इतने साल के करियर में आपने इतने सारे सर्जरीज ये की हैं, अटेम्प्ट जी किए हैं, परफॉर्म किए हैं। तो आपको इस जी जी। बीच जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, इसमें क्या एडवांसमेंट या इसमें क्या नए डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं, आप हमें ये थोड़ा सा बताएं। जी मेनली मैम अलग अलग ये डिजीज में अपन चले मैम। तो जैसे कि अब मोस्ट कॉमन मैम इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है। तो अब ब्रेस्ट कैंसर में मैम अधिकतर अब आजकल ये मॉलिक्यूलर मार्कर आ गए हैं मैम। तो टारगेटेड थेरेपी का बहुत अच्छा रोल आ रहा है आजकल। टारगेटेड थेरेपी का मतलब उसमें जैसे कि हर टू एक मार्कर होता है ब्रेस्ट में।
एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, ऐसे HER2 होता है मैम। तो एंटी HER2 थेरेपी वगैरह आते हैं, ऐसे हार्मोनल थेरेपी वगैरह आए हुए हैं। तो टारगेटेड का मैम बहुत अच्छा रोल आ रहा है हर जगह, इवन काफी सारे कैंसरों में। जी मैं भी इस बात पे फर्दर कंटिन्यू करूंगी कि जहाँ पे सर्जरी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको जी डिजीज बर्डन कम करना है, तो वहाँ पे जी जी सर्जरी का एज वेरी हैंडी मेथड। ये यहीं पे इंटीग्रेशन का काम आता है कि सर्जरी के बाद जो रिकवरी है उसके लिए न्यूट्रिशन हेल्पफुल होती है। अगर जी 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 ऑन्कोलॉजी के केसेस हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए सर्जरी के बाद न्यूट्रिशन हेल्प करता है रिकवरी। आयुर्वेदिक थेरेपीज मदद करती है रिकवरी में, तो ये हम लोगों को भी जी नजर आती है। दिस इज व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन, कि हम इंटीग्रेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि ये डेवलपमेंट्स है, सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आपको नजर जी। आते हैं, और भी इसके बारे में और कुछ केसेस जो आम एक ले पर्सन को भी समझ में आए कि कहाँ पे सर्जरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नहीं समझा नहीं मैम, नहीं क्वेश्चन में मेरे मतलब को। कहाँ पे सर्जरी, जैसे आपने पहले बताया कि बीएमआई के बेसिस पे सर्जरी पॉसिबल होगी या नहीं होगी, और कौन कौन सी जी चीजों पे आप इसका आधार रखते हैं कि सर्जरी एक पेशेंट के लिए जी पॉसिबल होगी या नहीं। जी जी। जैसे कि मेडिकल फिटनेस मैम होता है, एक तो मैम एक तो मैम डिजीज इटसेल्फ मैम एक हो गया। वो तो ठीक है, सर्जन के ऊपर है कि भाई स्टेज ज्यादा है, ये तो रिसेक्टेबल नहीं है ट्यूमर। एक हो गया मैम बायोलॉजिकल एंड मेडिकल। तो मेडिकल मेडिकल फिटनेस में मैम जैसे कि बीपी है। बीपी ऐसे बोलते हैं मैम, जो डे केयर सर्जरी है उसमें 180/110 ये अपर लिमिट है। ये मतलब डे केयर मतलब जैसे मैं कैंसर पेशेंट की बात नहीं करें, जैसे कि कुछ कैंसर पेशेंट में जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हम लोग अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उसमें मैम अपन बोल सकते हैं 180/110 तक अपर लिमिट है। वैसे बाकी सब सर्जरी में मैम 160/100 बोलते हैं बीपी। तो बीपी एक रहता है मैम। ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के बारे में भी मैम ऐसा बोला जाता है कि यदि आपका किसी पेशेंट का बीपी रेज होता है तो जनरली 2 वीक लगता है कंट्रोल करने में, ऐसा रहता है। मतलब यदि पेशेंट का बीपी ज्यादा रेज है तो आप अपन को 2 हफ्ते पहले वेट करना होता है, बीपी कंट्रोल आ जाए फिर अपन ऑपरेट करना। दूसरा है मैम जैसे शुगर है। शुगर के बारे में बोलते हैं मैम कि HbA1c आपका 8.5 8.5 के आसपास होना चाहिए। 8.5 से ऊपर है तो सॉरी 6.5 6.7 सॉरी 6.7 6.7 से ऊपर फिर प्रॉब्लम होती है मैम, शुगर शुगर वाले पेशेंट में थोड़ा सा। और फिर एक क्राइटेरिया मैम हीमोग्लोबिन होता है, ये लेस देन 8 वगैरह है तो हम लोग थोड़ा कम प्रीफर करते हैं ऑपरेट करना। एल्ब्यूमिन का मैम मैंने आपको बता दिया था। तो और फिर कुछ नॉन मॉडिफाइबल डिजीज रहती है मैम, जैसे कि किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस है, थायराइड वगैरह काफी बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट में काफी ज्यादा रिस्क रहता है। जी तो यहीं पे जैसे आपने हमें क्राइटेरिया बताए, इन्हीं क्राइटेरिया, कुछ कुछ जी क्राइटेरियाज पे बाई न्यूट्रिशन, बाई आयुर्वेदिक मेडिसिन काम किया भी जा सकता है। जैसे आपने बीपी की बात की है, या फिर प्रोटीन जी लेवल्स जी की बात की है, हेमोग्लोबिन की बात जी की है, तो ये इनको इस तरह से आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के द्वारा हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की। जी आफ्टर सर्जरी भी पेशेंट की को मदद हो सकती है। कैंसर केयर के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है पेशेंट की रिकवरी के लिए। जी तो उस समय योगा हुआ, या फिर मेडिटेशन हुआ, डिफरेंट हर्ब्स हुए, आयुर्वेदिक मेडिसिन हुई, तो वो धीरे धीरे रिकवरी करने में भी पेशेंट की मदद करते हैं। तो मैं अभी दिव्यश्री के पास फिर से जाना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती थी दिव्यश्री की आप क्या एडवाइस करेंगी, या फिर आप किन चीजों को कंसिडर करेंगी कि एक पेशेंट जो ट्रीटमेंट कर रहा है, मॉडर्न ट्रीटमेंट में है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में है, न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव में आप क्या एडवाइस करेंगे उनको। हाँ मैम। मैम जैसे कि पहले भी बोला है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ आयुर्वेदा हो या मॉडर्न मेडिसिन में। तो पेशेंट क्या होता है ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत सारा साइड इफेक्ट फेस करते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ऐसा। और पेशेंट को देखने को मिलता है कि वो लोग का एपेटाइट लॉस होता है। तो जब पेशेंट का एपेटाइट लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन फास्टिंग में ही रहे। तो इट्स बेटर कि पेशेंट को जो फेवरेट फूड है वो ऑफर करना चाहिए, ताकि 1 और 2 स्पून ही वो खा सकते हैं। पूरा दिन फास्टिंग रहने से तो पेशेंट का हेल्थ फिर से खराब हो जाएगा। तो और वो लोग क्या कर सकते हैं,
डाइट में नींबू, लेमन, फिर जिंजर, हर्ब्स ये सब ऐड कर सकते हैं टू एनहेंस टेस्ट। तो टेस्ट एनहेंस के लिए नींबू, हर्ब्स या जिंजर ऐड कर सकते हैं। और जो पेशेंट कंस्टिपेशन फेस करते हैं वो लोग डाइट में हाई फाइबर डाइट इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ओट्स, दालिया और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एंड साथ ही साथ ढेर सारा पानी पीना भी बहुत जरूरी है ताकि डाइजेशन अच्छा हो। और जो पेशेंट डायरिया फेस करते हैं उन लोग डाइट पे लो फाइबर डाइट लेना चाहिए, जैसे कि आप व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, बनाना, पोटैटोज ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या होता है मैम, कैंसर पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम थोड़ा बूस्ट करने के लिए डाइट पे विटामिन ए, ई, सी रिच फूड, ये सब ए कहाँ से मिलेगा? ए मिलेगा मिल्क, फिश, एग से मिलेगा। फिर विटामिन सी रिच फूड होगा आपका ऑल द साइट्रस फ्रूट्स। देन आपका विटामिन ई मिलेगा ऑल वेजिटेबल्स ऑयल से, देन नट्स एंड सीड्स से। फिर साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड भी डाइट पे इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होगा आपका ऑल vegetables, then some fruits and some nuts and seeds also. So, उसके साथ ही साथ पेशेंट को कुछ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि पेशेंट को और रिफाइंड फूड अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड फूड जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एंड प्लस मेनली आपको अवॉइड करना है शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट, क्योंकि शुगर क्या करते हैं, बॉडी का जो सेल्स होता है उसको रैपिड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कैंसर पेशेंट के बॉडी में ऑलरेडी कैंसर सेल्स रहता है, तो जब वो लोग शुगर कंज्यूम करेगा तो क्या होता है, कैंसर सेल्स का बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ होता है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ पेशेंट को कैंसर पेशेंट को मेनली कैंसर पेशेंट को हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट चूज करना चाहिए। पेशेंट अगर हेल्दी है या थोड़ा सा उसका वेट कम है तो वो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। और अगर पेशेंट ओवरवेट है तो कैलोरी डेंस डाइट वो फॉलो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 0.8 टू 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन वो लोग पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। और पेशेंट कैसे लाइक प्रोटीन एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी चूज कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू चूज प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको मिलेगा मशरूम से, देन चिकपी, राजमा, सोयाबीन, स्प्राउट से। एंड फॉर animal based protein they can go for poultry, then eggs and local fish. रेड मीट डाइट से कंप्लीटली काट करना चाहिए, ठीक है। और मैम पेशेंट को, जो कैंसर पेशेंट्स होता है, पहले भी बोला है कि उन लोग का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो इसलिए रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी बॉडी को अटैक कर सकते हैं। तो इट्स बेटर टू ईट बॉइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और नहीं तो वो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से पहले गर्म पानी में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स मतलब सोक करके खा सकते हैं। एंड एवरी डे वो लोग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन होल ग्रेन, लीन प्रोटीन चूज करना जरूरी है। जो पैकेट में मिलता है फ्रूट्स लाइक फ्रूट जूस एंड सम फ्रोजन फ्रूट्स, ये सब लेना बहुत खराब होता है, क्योंकि वो सब में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, देन एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट रहता है जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो मेरा यही एडवाइस है कि पेशेंट एक हेल्दी डाइट चूज करे, बैलेंस डाइट चूज करे। और जो डाइट में ये जरूरी होता है कि जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सब डाइट पे इंक्लूड हो, ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम हो या बॉडी हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच दिव्यश्री। आपने क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पूरी तरह से अलग करके आपने बताया। डॉक्टर सिंह, आप अपनी तरफ से जब एक पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो आप अपनी तरफ से क्या एडवाइजेस देते हैं कि उनकी हीलिंग बेटर हो, वो बेटर कंडीशन में जल्दी आए, उनके हेल्थ कंडीशन में इम्प्रूवमेंट जल्दी हो? बेसिकली मैम पोस्ट सर्जरी मैम अर्ली ओरल इनटेक, मतलब यदि बावल की सर्जरी में मैम आजकल बोलते हैं कि अगले दिन से ही आप दे सकते हैं ओरल। बाकी हम लोग मैम अवॉइड करते हैं जनरली 6 to 8 आवर बाद, जब भी मतलब जनरल एनेस्थीसिया का असर मैम खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग ओरल शुरू कर देते हैं, लिक्विड डाइट वगैरह से शुरू करते हैं। और यदि पेशेंट को एनपीओ रखते हैं तो उसका भी मैम एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला रहता है मैम। एक
सर्विस्टर नाम की टेक्स्ट बुक है मैम, उसमें बोलते हैं कि बॉडी वेट प्लस 40, ये 4:2:1 फार्मूला का शॉर्ट वर्जन है। किसी भी पेशेंट का आप वजन नापो, वेट करो, वेट में 40 ऐड कर दो, वो आपका यदि एनपीओ पेशेंट है तो उसका मेंटेनेंस फ्लूइड का फार्मूला दे देगा। जैसे कि ये यदि मान लीजिए 60 वेट है, 60 प्लस 40 करेंगे तो 100 हो गया, तो 100 ml पर आवर, तो 24 घंटे 24 आवर में 2400 हो गया, ऐसा होता है मैम। तो ये हम लोग ऐसे मतलब फिर उसमें देना क्या है मैम, कौन सा फ्लूइड देना है, जनरली 100 ग्राम ग्लूकोज मैम डेली रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। यदि आप बॉडी को 100 ग्राम ग्लूकोज आप नहीं दोगे तो शरीर में ग्लूकोनियोजनेसिस शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में हम लोग प्रिफर करते हैं कि कम से कम एक एक डेक्सट्रोज में आप देखेंगे तो 25 ग्राम रहता है, 5% डेक्सट्रोज बोलते हैं मैम उसको, तो 5% मतलब 5 ग्राम इन 100 ml, तो 500 में 500 में वो 5 5 5 तो 1 फ्लोर में लगभग 25 ग्राम रहता है, 4-5% एक्सपोज ऑन 1 नॉर्मल सेलाइन, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का मैम रिक्वायरमेंट होता है 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी। तो यदि आप 500 नॉर्मल सेलाइन दे देंगे तो जनरली 77 मिली इक्विवेलेंट मिल जाता है पेशेंट को। तो ऐसे हम मैम मैनेज करते हैं जनरली कि फ्लूइड कैसे देना है, और आपका शुगर के लगभग 100 मिलीग्राम जाना चाहिए, क्योंकि मैम यदि आप 100 मिलीग्राम नहीं दे रहे हो फिर वो पेशेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, क्योंकि ब्रेन, एड्रीनल मेडुला, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, इनका एब्सोल्यूट ग्लूकोज का मैम रिक्वायरमेंट होता है। तो यदि आप ये सब नहीं दे रहे हैं तो बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन को तोड़ेगी, सबसे पहले प्रोटीन टूटता है, तो प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोनेजेनेसिस करेगी। शुरू के 48 घंटे के बाद फैट टूटने लगता है, तो फैटी एसिड शरीर में बनने लगेगा, बीटा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, और फिर पेशेंट का मैम जैसे कि ये सब प्रोटीन फैट खत्म होगा तो पेशेंट का फिर वेट लॉस होने लगेगा, ऐसा रहता है मैम। तो जनरली मैम हम लोग ऐसे फिर मैनेज करते हैं। और डिस्चार्ज और फिजियोथेरेपी, मैम फिजियोथेरेपी का भी बहुत रोल है। फिजियोथेरेपी जैसे कि यदि अपन ने मैम एब्डोमेन में जैसे सर्जरी करते हैं हम, तो यदि पेशेंट प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं कराते तो लंग में एटेनोस्टेसिस हो जाता है, फिर वहाँ पे बाद में निमोनिया की पैचेस डेवलप करते हैं। तो फिजियोथेरेपी का मैम रोल है। न्यूट्रिशन वाला पार्ट हमने मतलब बेसिकली फ्लूइड वाला पार्ट हमने ऐसे मैम कवर किया, और फिर बाद में ये तो डाइटिशियन की हम मदद लेके घर पे कैसे होम डाइट कैसे क्या लेना है इस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपने तो बहुत ही साइंटिफिकली और टेक्निकली इसको बताया, मिस दीपश्री ने भी न्यूट्रिशन के बारे में बताया। जो अब तक हम जो जी। चीजें डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम एक पेशेंट को हेल्दी स्टेट ऑफ कंडीशन में ले जाए, वेदर दैट इज अबाउट इमोशनल एंड फिजिकल कंडीशन एंड मेंटल हेल्थ एवरीथिंग। यही हमारे आयुर्वेद का भी सिद्धांत है कि हम पूरे शरीर को एक बैलेंस स्टेट में कैसे लाएं। जैसे आपने टेक्निकली समझाया न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से, मिस शर्मा ने बताया, उसी तरह से हमारे जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत है कि तीनों दोषों को किस तरह से बैलेंस में लाया जाए, हमारे जो तीन स्तंभ है शरीर के उनको कैसे बैलेंस में लाया जाए, उसके लिए कौन से द्रव्यों का, कौन से हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो आज का टेक अवे पॉइंट है कि की पॉइंट है कि हम सभी जो कैंसर केयर में हैं, हम सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को पूरी तरह से स्वस्थ कैसे किया जा सके और कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर केयर के आउटकम्स को और बेटर कैसे किया जा सके। तो आज का डिस्कशन इसी के बेसिस पे है, और मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपने बहुत ही आसान शब्दों में एक आम इंसान के समझ में आए इन शब्दों में समझाया, टेक्निकली भी समझाया, हर रूप में समझाया। होप हम आगे और भी इन डिस्कशन को लेके सामने आए। और आज मैं आपको भी धन्यवाद बोलूंगी, मिस शर्मा को भी बोलूंगी, और हमारे सभी श्रोताओं को भी बोलूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।